राइट एन ALPA फॉर एडिशन ऑफ सीरीज ऑफ 8-bit नंबर यूजिंग प्रोसीजर। तो हम लोग को एक प्रोसीजर बनाना है और हम लोग को सम ऑफ सीरीज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, और जो सम ऑफ सीरीज करेंगे किसका करेंगे, सभी 8-bit नंबर का, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, हम लोग ने डेटा सेगमेंट ले लिया सबसे पहले, ठीक है। एक हम लोग ने नंबर्स करके वेरिएबल लिया, उसका टाइप हम लोग ने डीबी रखा क्योंकि मेरे सभी नंबर्स कितने बिट के हैं, 8 बिट के हैं। और मैंने कोई रैंडम 5 वैल्यू हम लोग ने असाइन कर दिया, ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ओके। और मैंने क्या किया, एक रिजल्ट करके वो लिया, क्या बोलते हैं, वेरिएबल लिखा, और उसका भी साइज हम लोग ने डीबी दिया और उसको इनिशियलाइज किया 0 से। और हम लोग ने एक कैरी करके लिया वेरिएबल का नाम, उसका भी टाइप डीबी रखा, और हम लोग ने वैल्यू 0 रख से इनिशियलाइज किया, क्योंकि अभी इन दोनों का वैल्यू अभी तक आया नहीं है। ये इनका वैल्यू कब आएगा, जब हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे तब, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डेटा सेगमेंट होता है खत्म। तो हम लोग इस डेटा सेगमेंट में हम लोग ने क्या किया है, टोटल 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ओके। फर्स्ट वन इज नंबर, सेकेंड वन इज रिजल्ट एंड थर्ड वन इज कैरी। इसके बाद अपना कोड सेगमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। कोड सेगमेंट में आते ही सबसे पहले स्टार्ट, देन सेम वही सेम लाइन ऑफ कोड अज्यूम, और ये सेम लाइन ऑफ कोड डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉमन लाइन ऑफ कोड है आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना किसी भी कोड में। अगर आप लोग को कोई कोड आ भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट इतना लिख के आओ, उसके बाद आप लोग कुछ भी लिख दो नीचे, मूव ये सब कुछ भी, बट बिल्कुल कोई प्रोग्राम छोड़ना नहीं है गाइज। अगर आप पूरा का पूरा टोटल क्वेश्चन छोड़ोगे तो डायरेक्टली पूरा मार्क्स चला जाएगा। बट अगर आप लोग उसको कुछ तो भी लिख के आओगे तो एटलीस्ट 6 मार्क का है, 4 मार्क का है, तो आपको 1-2 मार्क तो दे ही देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज हो गया। मुझे ये सम ऑफ सीरीज करना था और ये एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो मुझे पता है कि लूप को 5 बार घुमाना है, ठीक है। तो जब 5 बार घुमाना रहेगा हम लोग को लूप, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने CL नाम का एक रजिस्टर लिया है एंड उसको हम लोगों ने कितने से इनिशियलाइज किया, 5 से इनिशियलाइज कर दिया, ओके। तो अभी मेरे CL में क्या आ गया, 5 मूव हो गया, तो मतलब मेरा लूप 5 टाइम्स घूमने वाला है, ठीक है। अब जब भी मेरा लूप 5 टाइम्स घूमेगा ना, तो मैं 5 के पांचों टाइम्स मैं अपने प्रोसीजर को कॉल करूंगा, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो भी मेरा SI है उसको मैं पॉइंट आउट कर दिया अपने अरे पे, ठीक है। तो अभी मेरा जो SI है उसको पॉइंट आउट करेगा ये नंबर्स के वेरिएबल्स को, ठीक है, मतलब ये डेटा को, ओके। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे लूप में, नेक्स्ट करके हम लोग ने लूप बनाया है, ओके। उसके बाद हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे SP कॉल कर दिया, कॉल, और उस SP का नाम क्या है, सम। तो अपना कॉल क्या है, कीवर्ड है टू कॉल SP स्टोर प्रोसीजर, एंड उसका स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, सम करके। तो अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे स्टोर प्रोसीजर करके, अरे सम करके एक SP बना रहेगा, प्रॉक बना रहेगा, प्रोसीजर बना रहेगा। स्टोर प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर है गाइस, ठीक है। देन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं SP कॉल किया, हाँ, जैसे ही मैं अपना लूप स्टार्ट किया और मैं SP कॉल किया, तो अभी देखते हैं कि प्रोसीजर में है क्या एक्चुअल कोड, ओके। आते हैं हम लोग सम वाले में, ये देखो सम अपना कहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सबको दिख रहा है, ये अपना प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीजर का मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है, उसका बॉडी, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। तो देखो अगर देखोगे सम लिखा है, सम मतलब आप लोग सिंटेक्स से मैच करना। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, तो प्रोसीजर का नाम हम लोग ने सम लिखा है। देन प्रॉक कीवर्ड लिखते हैं, तो प्रॉक कीवर्ड लिख दिया। देन नियर एंड फार लिखते हैं, तो फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे नियर एंड फार नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नियर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम कोड सेगमेंट में प्रोसीजर बना रहे हैं। ये देखो कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से, और इसकी इसी कोड सेगमेंट में हम लोगों ने क्या बना दिया, प्रोसीजर बना दिया। दैट मीन्स ये नियर प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर है, नियर प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में हो क्या रहा है कि जो भी SI में है उसको हम लोग AL में ले रहे हैं, ओके। मान लो फर्स्ट टाइम SI में क्या रहेगा, 10, तो 10 किसके पास आ गया, 10 आ गया AL में। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं रिजल्ट प्लस AL। अभी देखो रिजल्ट वेरिएबल में क्या है वैल्यू, रिजल्ट में है 0,
तो 0 प्लस एल में क्या था, फर्स्ट वैल्यू 10 था, तो 10 प्लस 0 क्या हो गया, 10 प्लस 0 10 हो गया। और जो ये आंसर आया वो स्टोर कहाँ पे होगा, इधर ही लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है, रिजल्ट वेरिएबल है। तो 10 प्लस 0 हो गया 10, और 10 स्टोर किस में हो गया, रिजल्ट में। ठीक है, एंड देन अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जंप व्हेन नॉट कैरी जनरेट, जेएनसी मतलब जब कैरी जनरेट नहीं होगा तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। और नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली क्या लिखा है, आरईटी मतलब यहाँ से वापस हो जाओ, आरईटी मतलब रिटर्न हो जाओ। ओके, बट अगर कैरी जनरेट हुआ तो मुझे क्या करना है, आईएनसी मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग ये कैरी वेरिएबल को। अगर आप लोग ये कैरी वेरिएबल देखोगे ना, तो हम लोग बस इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई कैरी जनरेट हुआ है ये सम करने में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेंशन तो है नहीं कि अपने को कैरी रखना है कि नहीं रखना है, तो आप लोग सिंपल सा ये वेरिएबल निकाल सकते हो, वन लाइन ऑफ कोड। एंड आप लोग ये जो लिखा है ना, JNC, ये इतना 1 2 3, ये 3 लाइन ऑफ कोड निकाल सकते हो, डायरेक्टली आरईटी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं ना कि अपने को सम ऑफ डिजिट भी करना है प्लस उसका कैरी भी रखना है। तो अगर मेंशन नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये 3 लाइन ऑफ कोड कम कर सकते हो, ये 3 लाइन ऑफ कोड, ये JNC से यहाँ तक, एंड यहाँ से एक वेरिएबल कम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस एट द एंड सम रखना है, ना कि कैरी चाहिए हम लोग को। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है तो समझ के ले लेते हैं कि जैसे ही मेरा ये एसपी चालू हुआ, तो एसपी वो कह रहा है कि जो भी एसआईएम है वो आप लोग के इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एएल में आ जाएगा। एंड जो भी एएल में है उसका सम हम लोग रिजल्ट से कर दे रहे हैं, एंड जो सम आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। तो 10 प्लस 0 10, और 10 कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी को इंक्रीमेंट कर दो। ओके, वापस ऊपर आते हैं जहाँ पे हम लोग कॉल किए थे। कॉल करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं एसआई को। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कॉल किया सम को तो मैं किसको पास किया था, 10 को। जब मैं सेकेंड टाइम कॉल करूंगा प्रोसीजर को तो मुझे किसको पास करना है, 20 को। तो इसके लिए मुझे एसआई को करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। तो हम लोग ने क्या किया है, इंक्रीमेंट एसआई। अभी इसके पहले वाले आइटरेशन में एसआई पॉइंट आउट कर रहा था किसको, 10 को। अभी एसआई किसको पॉइंट आउट करेगा, 20 को। ठीक है, जब 20 हो गया एसआई, और वापस से क्या हो रहा है, लूप कॉल हो रहा है, कौन सा, यही नेक्स्ट वाला। तो वापस से ये लूप कॉल हो गया, और जब नेक्स्ट टाइम मेरा प्रोसीजर कॉल हुआ तो फिर से सम कॉल होता है। ठीक है, मैं सम पे आऊंगा, ये देखो सम पे आया। और अभी एसआई में बताओ क्या है, अभी एसआई में 20 है, तो 20 फिर से एल में आया, और रिजल्ट में भी ऑलरेडी क्या था, पिछले इटरेशन का 10 था। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। एंड 30 भी कौन स्टोर करेगा, रिजल्ट खुद ही स्टोर करेगा। ओके, तो ऐसे ही ये एसपी अपना 5 टाइम्स कॉल होगा, और 5 टाइम्स कॉल होके ये सबका एडिशन करके हम लोग रिजल्ट में ही स्टोर कर ले रहे हैं। और इतने पे ही हम लोग कर देंगे क्या, कोड को एंड। ये देखो, बस इतना लाइन ऑफ कोड था बस। समझा आप लोग को, लूप स्टार्ट होता है, लूप स्टार्ट होते ही हम लोग कर रहे हैं सबसे पहला चीज क्या, डायरेक्टली प्रोसीजर को कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉल होते ही हम लोग जो भी एसआई में है, जो भी एसआई में है उसको हम लोग एएल में ले रहे हैं, और एएल एंड रिजल्ट का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन परफॉर्म होने के बाद जो भी सम आएगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा। ठीक है, तो एट द एंड जितना बार प्रोसीजर कॉल होगा उतना बार रिजल्ट प्लस जो न्यू नंबर आएगा उसका एडिशन होगा। और आफ्टर एडिशन, आफ्टर ये लूप जब खत्म होगा, कोड खत्म होगा, तो मेरा टोटल सम किस में रहेगा, रिजल्ट में स्टोर रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ सीरीज ऑफ सम। ओके, हम लोग ने क्या किया, एडिशन किया किसका, सीरीज का। ठीक है, सम ऑफ सीरीज किया हम लोग ने। ओके, इसमें कुछ डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग ने डेटा सेगमेंट लिया, हम लोग ने नंबर्स करके एक वेरिएबल लिया, उसका टाइप हम लोग ने डीबी रखा, और हम लोग ने रैंडम 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए। ठीक, मैं एक रिजल्ट चाहिए तो मैं नॉर्मल कोड लिख के दिखा देता हूँ जिसमें आप लोग को कैरी ना लिखना पड़े। ठीक है, रुक जाओ, कैरी वाला मैं चीज ही निकाल देता हूँ, वो नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैं कोड और छोटा कर देता हूँ।
कॉपी ठीक है, ये मेरा कोड है। इसमें से सबसे पहले इसको निकाल दो, कोई काम नहीं इसका। ठीक है, सेकेंड चीज निकाल दो आप लोग, ये एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड नहीं चाहिए अपने को। ये हो गया, बस इतने कोड में आप लोग का ये सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग सम ऑफ सीरीज का कोड देख लिए। तो इसमें वही था कि हम लोग को क्या करना था कि सबसे पहले हम लोग ने डेटा सेगमेंट बनाया। ठीक है, एक नंबर्स करके, अच्छा बता दिया क्या मैं, नंबर्स करके हम लोग ने क्या किया, 5 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अभी मुझे करना क्या था इसमें कि हम लोग को ये चीजें करनी थी यूजिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया कि लूप में जो चला रहा हूँ ना, उसमें ही बस मैं 5 टाइम्स अपने प्रोसीजर को मैंने कॉल किया है। और कॉल करने के बाद हम लोग हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं एसआई को, और हर बार ये लूप को कॉल कर रहे हैं। अभी आप लोग ये सम में जाओगे, किसमें, सम वाले प्रोसीजर में, ये देखो यहाँ से अपना प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो जो भी कोड था वो प्रोसीजर के अंदर है। ठीक है, तो इसमें मैंने, अच्छा मैं नोटपैड पे आप लोग को बता रहा था शायद, एक सेकेंड याद आया मेरे को। नोटपैड, हाँ ठीक है। तो नोटपैड में बता रहा था आपको, इसमें देखो मैंने क्या किया था कि जो भी अपना कैरी वाला कोड है ना, वो मैंने निकाल दिया। तो अभी ये हो गया अपना कोड छोटा। ठीक है, ये देखो सेम कोड हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैरी करके हम लोग ने वेरिएबल निकाल दिया। ठीक है, तो अपना डेटा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर्स करके वेरिएबल लिया, उसको टाइप डीबी रखा। ठीक है, ओके, एंड इसको हम लोग ने 5 एलिमेंट असाइन कर दिया। रिजल्ट में हम लोग, जब हम लोग का लूप चलेगा 5 टाइम्स एसपी कॉल होगा, प्रोसीजर कॉल होगा, तो लास्ट में ये पांचों के सम्स ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा देखते हैं आगे। तो अपना यहाँ पे डेटा सेगमेंट हो गया खत्म, यहाँ से कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ। इतना लाइन ऑफ कोड आप लोग फेमिलियर हो, सब में कॉमन है इतना। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जो भी अपने को लूप कितनी बार घुमाना था, 5 टाइम्स, तो मैंने सीएल में क्या डाल दिया, डायरेक्टली 5 डाल दिया, 0 5। ठीक है, तो मेरा लूप कितनी बार घूमेगा, अभी 5 बार घूमने वाला है। ठीक, तो ये अपना हो गया फॉर आइटरेटिंग लूप 5 टाइम्स। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि LEA के इंस्ट्रक्शन सेट के हेल्प से मैंने एसआई को पॉइंट आउट कर दिया अपने अरे के ऊपर, जो मेरा अरे नंबर्स करके था। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स है, तो नीचे भी नंबर्स ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो नंबर्स करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एसआई के थ्रू अभी एसआई इसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे वो पॉइंट आउट किया, मैंने लूप लगा दिया, और लूप में हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहला ही लाइन हम लोग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं किसको, प्रोसीजर को। ठीक है, एंड प्रोसीजर का नाम क्या है, सम है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे उसके ऊपर फटाक से, ये मेरा सम करके प्रोसीजर है। ठीक है, इतना लाइन ऑफ कोड है, कितना, पहले 3 लाइन इसमें एक्स्ट्रा था, अभी उसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, कितने लाइन ऑफ कोड कर दिया, टोटल 5 लाइन का। तो अभी क्या होगा, ये प्रोसीजर कॉल होगा सम का। एंड अभी बताओ एसआई में क्या है, फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो एसआई में रहेगा 10। ठीक है, तो 10 किसको मिल जाएगा, अपने को एल को मिल जाएगा। ठीक है, जब जैसे ही 10 एल को मिला, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, किसके किसके बीच में, रिजल्ट वेरिएबल के बीच में एंड एल के बीच में। अगर मैं एल को लेफ्ट में रखता तो मेरा सब डेटा किस में आता, एल में आता, बट मेरा एवरी टाइम एल ओवरराइड हो रहा था, इसलिए मैं लेफ्ट में किसको रखा हूँ, रिजल्ट को। तो एवरी टाइम जब भी एडिशन होगा, तो एडिशन के बाद रिजल्ट किसके पास रहेगा, रिजल्ट वेरिएबल के पास रहेगा। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम जब 10 और 0 ऐड होगा, क्योंकि रिजल्ट में क्या है, 0 है, तो जब फर्स्ट टाइम 10 एंड 0 ऐड हुआ, तो 10 किसके पास होगा, रिजल्ट में ही स्टोर हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम आइट्रेशन कॉल होगा, तो क्या आएगा, एसआई में 20, तो 20 आ गया इसमें, इसके पास 20 मिल गया एल को, और रिजल्ट में ऑलरेडी कितना है, 10 पिछला आइट्रेशन का, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। जब थर्ड आइट्रेशन होगा तो 30 मिलेगा, और ऑलरेडी रिजल्ट में 30 है, 30 + 30 कितना हो गया, 60। ओके, फिर 40 मिलेगा, 60 + 40 100, फिर 50 मिलेगा, और 150 हो जाएगा। 150 किसमें स्टोर होगा, एट द एंड रिजल्ट वेरिएबल में ही। और हम लोग क्या कर देंगे लास्ट में, प्रोसीजर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया और प्रोसीजर को एंड कर दिया।
एंड कोड को एंड कर दिया। यही किया हम लोग ने, ठीक है। ये सही था, एंड स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो जिसको जिसको चाहिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कोड है वो, हम लोग ने कैरी वाला चीजें निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोग ले लो। फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कोड के ऊपर, ठीक है। तो मैंने कोड को रिपीट भी कर दिया हम लोग ने, एंड क्या बोलते हैं, रिपीट भी कर दिया, प्लस हम लोग कोड को शॉर्ट भी कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये अपने कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं फटाक से, फिर हम लोग फिर से वापस थियरी पे आएंगे। एक सम है वो सम कर लेंगे, वापस थियरी पे आएंगे, एंड देन लेक्चर के एंड में जो भी आप लोग का डाउट रहेगा वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अभी हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया है z इक्वल्स टू पी क्यू इंटू आर एस, ऐसा दिया है। और यूजिंग हम लोग को ये अचीव करना है यूजिंग माइक्रो, ठीक है। और ऑल्सो हम लोग को इसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करिए हैं कि सबसे पहले हम लोग करेंगे, जितने भी आप लोग यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना वो उनको डिक्लेयर कर लो। कहाँ पे, डेटा सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास दिख रहा है पी क्यू आर एस, तो मैंने क्या किया, डेटा सेगमेंट लिया, पी करके एक वेरिएबल लिया, उसको टाइप दिया डीबी, एंड उसको एक रैंडम वैल्यू 2 असाइन कर दिया, ठीक है। सेम हम लोग ने सेकेंड वेरिएबल लिया क्यू, टाइप दिया डीबी, उसको भी हम लोग ने रैंडम 3 असाइन कर दिया। तो पी क्यू और क्या था, आर एस। तो पी क्यू आर एस तक हम लोग सबको कुछ ना कुछ तो वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनल रिजल्ट किस में रहेगा, जेड में। तो भी जेड का क्या आउटपुट आएगा कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम लोग ने जेड को क्या रखा है, 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और टाइप डी डब्ल्यू रखा है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा वैल्यू हो, इसके लिए हम लोग ने टाइप डी डब्ल्यू रखा है, ठीक है। और बाकी सबका हम लोग ने डीबी रखा है, ओके, डिफाइन बाइट, ओके। तो ये पहला डेटा सेगमेंट है जो इतना बड़ा है। तो टोटल हम लोग ने कितना वेरिएबल्स डिक्लेयर किए यहाँ पे, हम लोग टोटल 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। 4 वेरिएबल्स को वैल्यू भी इनिशियलाइज किए हैं, एंड बाकी एक 0 से इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट अपना हो गया एंड, ठीक। उसके बाद अब असली चीज चालू हुआ, कोड सेगमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोड सेगमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ वो अपना कॉमन लाइन, ये इतना कहाँ गया, यहाँ पे पहले माइक्रो बना दिया, उसके बाद ये कॉमन लाइन नीचे है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, जैसे मेरा कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ हम लोग ने एड नम करके एक बनाया माइक्रो, ओके। और उस एड नम में हम लोग पास क्या कर रहे हैं, 2 पैरामीटर ए और बी, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ए में आ रहा है, अभी ये माइक्रो का बॉडी स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जो भी ए में आ रहा है, जब हम लोग माइक्रो को कॉल करेंगे ना एड नम को, तो हम लोग वहां से 2 वैल्यू पास करने वाले हैं। तो जब 2 वैल्यू पास करेंगे तो पहला वैल्यू ए में आएगा एंड सेकेंड वैल्यू बी में आएगा, ठीक है। तो मैं ए का वैल्यू ले रहा हूँ एल में, एंड बी का वैल्यू के साथ में क्या कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली एडिशन परफॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को लिया एल में, सेकेंड वैल्यू के साथ में डायरेक्टली वो कर दिया, क्या बोलते हैं, एडिशन परफॉर्म कर दिया। और रिजल्ट मेरा किस में स्टोर है, एल में स्टोर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे माइक्रो हुआ एंड, ठीक है। अब यहाँ से अपना कोड सेगमेंट का स्टार्ट हुआ लेबल। यहाँ पे हम लोग वो सेम लाइन ऑफ कोड, कौन सा, अज्यूम, फिर डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन किए, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग फटाक से कॉल कर लिए किसको, एड नम को, ठीक है। एड नम को कॉल किया और हम लोग ने पास क्या किया है, पी क्यू। पी क्यू मतलब ये फर्स्ट 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट कौन, पी एंड क्यू। तो हम लोग देखो जो पैटर्न है उसी पैटर्न में हम लोग उस वैल्यू को पास किए हैं। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले इनका इनका सम होगा, फिर इनका इनका सम होगा, एंड देन जो इसका सम आया रहेगा वो, और प्लस जो इसका सम आया रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये लॉजिक है, ठीक है।
तो फर्स्ट टाइम हम लोग पी क्यू पास करेंगे सेम माइक्रो में, एंड सेकेंड टाइम फिर से कॉल करेंगे और आर एस पास करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम माइक्रो कॉल किए यहाँ पे ऐड नम करके और पी क्यू पास किया, तो पी का वैल्यू किसको मिलेगा, ए को। ठीक है, क्यू का वैल्यू किसको मिलेगा, बी को। ओके, और एडिशन दोनों के बीच में परफॉर्म होगा, एडिशन होगा, और रिजल्ट किसके पास रहेगा, ए और बी का, मतलब पी प्लस क्यू का ए एल के पास। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये फर्स्ट टाइम प्रोसीजर कॉल हुआ, रिजल्ट मेरा किसमें स्टोर है, ए एल में। तो मैं फटाक से ए एल का डेटा मूव कर लेता हूँ किसमें, बी एल में। ये दिख रहा है, आफ्टर फर्स्ट टाइम जब हम लोग का माइक्रो कॉल हुआ, कॉल होने के बाद जब वापस आएंगे लाइन ऑफ कोड में, तो जो भी ए एल में था, अज्यूम कर लो पी में था 2, ये देखो 2 है पी में, और क्यू में था 3, तो पी प्लस क्यू किया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो 5 ए एल में था, और वही वैल्यू में किस में ले लिया, फटाक से बी एल में एक कॉपी बना के रख लिया। तो मेरे बी एल में किसका समय पता है क्या, बी एल में मेरे सम है किसका, ये दो का, पी प्लस क्यू का। ठीक है, जब मेरा बी एल में एक सम है, तो मैं क्या करूंगा, फटाक से मैं फिर से माइक्रो कॉल किया। तो जब मैं सेकेंड टाइम माइक्रो कॉल किया, तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, आर एस, ये सेकेंड ब्रैकेट वाला, ये पास किया, आर और एस। ठीक है, तो अभी सेम माइक्रो में किसका एडिशन होगा, आर एंड एस का होगा, और आर का वैल्यू किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, एस का वैल्यू किसको मिलेगा, बी को। सेम ए आ गया ए एल में, एंड बी आ गया, अरे बी और ए एल के बीच में हम लोग ने एडिशन कर दिया। अगर आप लोग पूछोगे ना कि हम लोग ने ये चीज क्यों किया, ये अगर मैं ए एल का वैल्यू वी एल में नहीं लेता, तो मेरा ए एल यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ओवरराइड हो रहा है ना, तो मतलब मेरा पी प्लस क्यू वाला वैल्यू छूट जाता। ये देखो, जो फर्स्ट टाइम सम हुआ, जब फर्स्ट टाइम माइक्रो कॉल हुआ, तो पी प्लस क्यू का सम हुआ था, और उसका सम का रिजल्ट किसके पास था, ए एल में था, ए एल में। ठीक है, तो वही ए एल में जब मैं फर्स्ट टाइम माइक्रो कॉल किया, तो जो भी रिजल्ट ए एल में था, वो मैं फटाक से बी एल में एक कॉपी बना के रख लिया। ठीक है, देन मैं सेकेंड टाइम फिर से वही सेम माइक्रो कॉल किया, बट अभी यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है, यहाँ पे आर और एस का इनपुट है, तो सम किसका होगा, आर और एस का होगा। सॉरी, और उसका उसका जो सॉरी, और उसका भी सम किसमें स्टोर होगा, ए एल में स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकेंड टाइम जब हम लोग ने माइक्रो कॉल किया, तो जब मेरा ए एल में वैल्यू आया, तो मैं किसको पास कर दिया, बी एच को। दिख रहा है, फर्स्ट टाइम माइक्रो कॉल किया, तो जो ए एल में कंटेंट आया था, वो मैंने बी एल को पास किया। सेकेंड टाइम जब मैं माइक्रो को कॉल किया, जो कंटेंट आया ए एल में, मैं उसको बी एच को पास कर दिया। तो दोनों का सम किसमें है अभी, एक का सम है बी एल में, एक का सम है बी एच में। ठीक है, पी क्यू का सम है बी एल में, और आर एस का सम है बी एच में। ठीक है, उसका हम लोग ने क्या क्या कर दिया, डायरेक्टली हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया, क्या, बी एच। तो यहाँ पे लिखा बी एच है, बट ऑलरेडी यहाँ पे कौन हाइड है, बी एल हाइड है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसके किसके बीच में, बी एल प्लस बी एच के बीच में। ओके, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग किस में मूव कर दे रहे हैं, जेड में मूव कर दे रहे हैं, किस में मूव कर रहे हैं, जेड में मूव कर दे रहे हैं। देन अपना यहाँ पे कोड हो गया क्या, स्टॉप। ठीक है, ये यहाँ पे कोड थोड़ा सा वो है, इनकरेक्ट है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड दो। ये कोड मैं करेक्ट कर रहा हूँ गाइस। आप लोग ये करेक्ट कोड का स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको नोटपैड पे। तो ये मैंने अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे पूरा कोड मैं एक पेज पे ले लिया हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने डेटा सेगमेंट बनाया। ठीक है, मैंने पी क्यू आर एस एंड जेड इनिशियलाइज किया, वेरिएबल विथ वैल्यू। डेटा सेगमेंट मेरा खत्म हुआ।
कोड सेगमेंट मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस कोड सेगमेंट में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं कि फटाक से पहले हम लोग माइक्रो ही बना दे रहे हैं। तो माइक्रो का नाम क्या है, एड नम माइक्रो कीवर्ड, उसका पैरामीटर क्या है, ए और बी, ठीक है। तो ए मैं ले रहा हूँ किसमें, एल में, बी और मैं ऐड कर दे रहा हूँ एल और बी एल के साथ एडिशन परफॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा माइक्रो एंड होता है। तो मैं सेम माइक्रो को 2 बार कॉल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पी क्यू का एडिशन करूंगा और उसका जो कंटेंट आया वो मैं बी एल में रख रहा हूँ। सेकेंड टाइम मैं जब आर एस का किया तो मुझे ना बी एस का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये लाइन ऑफ कोड निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो आर एस का एडिशन हुआ उसका सम किस में है, ए एल में है, ठीक है। और मैं करूंगा क्या यहाँ पे, पता है क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो मल्टीप्लीकेशन था, कहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बी एल लिखा है ना, यहाँ पे रहेगा ए एल, क्योंकि ए एल ऑलरेडी हाइड है, मैं तो भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा ए एल और बी एल के बीच में, और एडिशन किसके पास रहेगा, ए एल में ही। और मैं ए एल का वैल्यू ट्रांसफर कर दूंगा फाइनल वेरिएबल जेड में, एंड देन मैं, ये मेरा कोड है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, टू स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल सा कोड, मैंने इसमें एक लाइन और कम कर दिया, एक लाइन नहीं 2 लाइन और कम कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग कोड ये रेफर करो, ठीक है। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, समझ के लेना कि हम लोग कोड सेगमेंट में आए। कोड सेगमेंट में आते ही हम लोग ने पहले माइक्रो बना दिया, और माइक्रो कितने लाइन का कोड है, बस 4 लाइन का, ठीक है। जो भी फर्स्ट पैरामीटर है उसको मैं एल में ले रहा हूँ, और जो भी सेकंड पैरामीटर है उसका मैं डायरेक्टली एल के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दे एडिशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने माइक्रो को कॉल किया तो पी प्लस क्यू का एडिशन हो रहा है, और उसका मैं एक रेप्लिका बीएल में रख रहा हूँ, ताकि मेरा सेकेंड टाइम जब माइक्रो कॉल करूंगा तो मेरा एल ओवर राइट होगा, ठीक है। तो बीएल में मैं एक उसका कॉपी रखा हूँ, यहाँ पे बी एच नहीं बी एल आएगा, करेक्ट, ये वाला लेना, वो करेक्ट रॉन्ग था, ठीक है। एंड देन मैं फिर से एंड नम प्रॉक को कॉल किया, ठीक है। और इस बार सम किसका हो रहा है, आर एंड एस का हो रहा है सम, और उसका कंटेंट ऑलरेडी एल में है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एल एंड बीएल के बीच में, ठीक है। और जो भी एल में रिजल्ट आया, एल प्लस बीएल होगा तो रिजल्ट किसके पास रहेगा, एल के पास ही रहेगा। तो जो भी एल में आया मैं किसको मूव कर रहा हूँ, जेड को मूव कर दे रहा हूँ। तो इतना ऐसा ही कोड था अपना, किसके लिए, वो इक्वेशन के लिए, समझा आप लोग को, ओके। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, बराबर वो है, किसी को विजिबल नहीं है कि बस फुटबॉल को ही विजिबल नहीं है गाइस, बता दो मेरे को एक बार, स्क्रीन दिखा कि नहीं, ओके दिख रहा है, ओके ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 होता है। ये एक चीज मान के चलो, आप लोग को ये एक्सप्रेशन वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना गाइस, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स अपना यहाँ पे खत्म हो गया। टोटल हम लोग कितना प्रोग्राम्स किए पता है क्या, 14 to 22, मतलब अप्रोक्स 9 प्रोग्राम्स किए शायद, ठीक है, 9 या 10 प्रोग्राम्स किए हम लोग। तो इतने प्रोग्राम्स तो आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेक्चर के एंड में 1-2 प्रोग्राम्स हम लोग और कर लेंगे जो लगता है कि अपने को इम्पोर्टेंट है, बट इतना तो आप लोग को स्किप नहीं करना है, ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अपने को बताना है डिफाइन लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस, डिस्क्राइब हाउ 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड इन 8086 इफ CS दिया है अपने को 518AH, IP दिया है 3418H, कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, एंड नीचे उसका हम लोग सम करेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या एक बार। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस इज एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोसेसर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसा एड्रेस जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे अगर कोई प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस,
तो लॉजिकल एड्रेस अगर कोई और पूछेगा सेकंड पॉइंट, तो आप लोग बोलोगे लॉजिकल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। ओके, सेकेंड रीडिंग है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कि, एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे? इफ हाँ, सेकंड क्या है अपना? सेकंड है इफेक्टिव एड्रेस। ओके, फर्स्ट समझा कि आप लोग को लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा काम आ जा रहा है बीच बीच में। तो हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था डिफाइन लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस। माइक ऑन है ना? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलता है? 23, डिफाइन लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस। अपने को एक्सप्लेन करना है कि लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, ठीक है। एंड देन हम लोग को एक कम करना है फिजिकल एड्रेस का, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस बता दिया मैंने क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। या दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो? जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है और उस टाइम कोई प्रोसीजर एड्रेस जनरेट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ओके, यहाँ पे लिखा है लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एंड ऑफसेट। ओके, यहाँ पे प्लस डाल देना आप लोग। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस is the offset part of logical address. It is a distance in byte from the start of the segment where the data is instruction is located. Basically, effective address वो होता है जब भी हम लोग का offset part of logical address, it is distance. Okay, तो जो अपना इफेक्टिव एड्रेस है ना, जो भी हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, जो लॉजिकल एड्रेस है ना, वहां से अगर हम लोग अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है इन बाइट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है? एडिशन ऑफ सेगमेंट प्लस ऑफसेट। और जो आप लोग का इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या होता है? ये होता है अपना ऑफसेट का पार्ट है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने एग्जैक्ट जो अपना, अगर आप लोग याद आएगा तो अपना मेमोरी सेगमेंट होता है, जिसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड एसएस स्टैक सेगमेंट। तो उस सेगमेंट के अंदर अगर कोई वो है, क्या बोलते हैं, कोई डेटा स्टोर है, तो उसका जो डिस्टेंस है उस ब्लॉक से, स्टार्टिंग ब्लॉक से लेके उस डेटा के डिस्टेंस तक इन बाइट, ये ध्यान देना, इन बाइट्स में वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। ओके, देन वही बोल रहा है कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सेगमेंट मतलब क्या? कोई भी सेगमेंट, चारों में से कोई भी सेगमेंट, स्टार्ट ऑफ सेगमेंट वेयर द डेटा इज इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड, मतलब जहाँ पे भी आप लोग का डेटा का इंस्ट्रक्शन लोकेटेड है, तो स्टार्ट ब्लॉक से लेके वो डेटा के लोकेशन तक के जो डिस्टेंस है इन बाइट में इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस। ओके, अब आते हैं, देखते हैं सम। सम तो आप लोग को कंफर्म आएगा, ये लॉजिकल एंड इफेक्टिव पूछा कि नहीं पूछा उसका आइडिया नहीं है, बट फिजिकल एड्रेस का आप लोग को सम कंफर्म आएगा, और ये भी यूनिट 1 का है, ठीक है। सम क्या पूछ रहा है? अपने को दो वैल्यू दिया है, अगर आप लोग देखोगे तो पहला वैल्यू दिया है ये, ओके, सेकेंड वैल्यू दिया है ये। तो अब अगर आप लोग को पीए का एक फॉर्मूला याद रहेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं? फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू जो भी सेगमेंट डेटा है, सेगमेंट रजिस्टर, या तो आप लोग बोलो उसके लास्ट में 0 पुट करो, या तो बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाई 10। उसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो सेगमेंट रजिस्टर इंटू 10 प्लस आईपी, यही करना है अपने को, प्लस ऑफसेट। तो हम लोग ने क्या किया है कि ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू जो आप लोग का सेगमेंट रजिस्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस आप लोग को ऑफसेट करना है, ऑफसेट मतलब अपना आईपी, ठीक है। तो अपने को दो चीज दिया है, क्या दिया है? सीएस दिया है, आईपी दिया है, मतलब कोड सेगमेंट दिया है एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दिया है। तो ये आईपी आप लोग का हो गया ऑफसेट, ये आप लोग का हो गया सेगमेंट, ठीक है। तो मुझे 518 ए में 10 इंटू करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली वो बन जाएगा क्या? 518A0। ओके, लास्ट में 0 आके ऐड हो गया, ठीक। एंड प्लस अपने को ऐड करना है 3418H। अगर आप लोग एडिशन करने जाओगे तो 0 प्लस 8 क्या होगा? 8, ठीक है। ए
+1 क्या होगा, a + 1 मतलब a होता है 10, 10 + 1 मतलब 11, 11 मतलब होता है b, तो b हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे है 8, 8 + 4, 8 + 4 क्या होता है 12, एंड 12 मीन्स क्या होता है d। ओके, उसके बाद यहाँ पे है 1, 1 एंड 3 क्या होता है 4, तो हम लोग ने एज इट इज 4 लिख दिया, और यहाँ पे ये जो 5 था उसको हम लोग एज इट इज नीचे उतार लिए। तो ये है मेरा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस फॉर दिस टू गिवन वैल्यू। ओके, समझा। तो फाइनली फिजिकल एड्रेस क्या आया 54DB8। ये आप लोग को 4 मार्क्स इजीली देके जाएगा, बस आप लोग को ये अच्छे से फॉर्मूला याद करना है। अगर आप लोग ये सम पूरा करेक्ट करके आते हो तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है सम में। ठीक है, करेक्ट वैल्यू ला दिए तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये चीज ध्यान देना, जब भी आप लोग सम करोगे तो अगर वैल्यू 9 के ऊपर आता है तो उसको आप लोग एग्जाम में लिखना। जैसे सम किए तो 10 आया तो उसको ए लिखो, सम की अगर आप लोग को आया 15 तो उसको आप लोग एफ लिखोगे। ठीक है, तो वैसा करके आपको फिजिकल एड्रेस ऐसा दिखा देना है। ओके, ये तो इजी रहेगा मेरे हिसाब से तो फिजिकल एड्रेस का, बस आपको ये सम माइंड में रखना है। बाकी दो वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में कंफर्म मेंशन ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स क्या 4 सेगमेंट होते हैं, कोड, डेटा, एक्स्ट्रा, एसएस। तो उस सेगमेंट में आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और ऑफसेट आप लोग को दिया रहेगा, या तो एसआई रहेगा, या तो आईपी, या तो डीआई, कुछ तो आप लोग को ऑफसेट दिया रहेगा, वो आप लोग को ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का फॉर्मूला, ये था आप लोग का सम का जो गिवन वैल्यू था, और ये था कैलकुलेशन, और ये था उसका रिजल्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग को 23 समझा तो क्वेश्चन 23 डन लिखो, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है गाइस, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 23 समझा कि रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 समझा कि रिपीट करना है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को समझ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि अपने को एक्सप्लेन करना है एनी 6 एड्रेसिंग मोड। एनी 6 एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड आप लोग को 4 मार्क के लिए भी आ सकता है एंड 6 मार्क के लिए भी आ सकता है, एंड ऑल्सो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो एक एड्रेसिंग मोड एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछ सकता है। तो टोटल इसका वेटेज जान जाओ आप लोग कि 6 मार्क का तो टोटल आप लोग को वेटेज निकाल के देगा पूरे एग्जाम पेपर में। तो अगर आप लोग को 6 मार्क्स कंफर्म चाहिए ही चाहिए तो एड्रेसिंग मोड को आप लोग अच्छे से कर लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टोटल 6 एड्रेसिंग मोड पूछा है, तो हम लोग बोल देंगे सबसे पहले आप लोग डायरेक्टली उसके टाइप्स मत लिख देना ऐसे जो लिखा है यहाँ पे, पहले आप लोग को बताना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे पहले कि एड्रेसिंग मोड इज द वे टू ऑर्गेनाइज आवर ऑपरेंड्स इन इंस्ट्रक्शन सेट इन बेस्ट वे। ओके, ये पॉइंट बताने के बाद तब आप लोग वो 6 टाइप्स उसको लिस्ट करना। समझा क्या? जो आप लोग का एड्रेसिंग मोड है वो क्या होता है कि अगर हम अपने ऑपरेंड्स को कितने बेस्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन सेट में अरेंज कर पाए, ये टेक्निक या ये वे को हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो जो पहला एड्रेसिंग मोड है अपना वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जो कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेंड्स ब्रैकेट में डेटा इज गिवन डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शंस। जो हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली डेटा को इंट्रोड्यूस कर दूं इंस्ट्रक्शन सेट में, दैट मीन्स वो क्या हो गया आप लोग का इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जो हम लोग एग्जाम्पल ले चुके हैं, आप लोग फटाक से बिल्डिंग से उतरे एंड देन ऑटो में बैठ गए, इट इज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डायरेक्टली डेटा चल के आया और कहाँ पे चला गया, रजिस्टर में मूव हो गया। ठीक है, सेकेंड था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि दोनों ऑपरेंड्स क्या रहेंगे, दोनों ऑपरेंड रजिस्टर ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन रजिस्टर, तो जो भी दो ऑपरेंड्स रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, रजिस्टर ही रहेंगे। तो मतलब पहला वैल्यू आप लोग का AX में आएगा, दूसरा वैल्यू BX में। ठीक है, थर्ड जो टाइप है वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या कि अभी आप लोग डेटा नहीं पास करोगे, डेटा का एड्रेस पास करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्टिव एड्रेस, मतलब मेमोरी एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ डेटा रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इंस्ट्रक्शन सेट में डेटा का एड्रेस पास करता हूँ, ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया दैट मीन्स वो अंदर क्या है, एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है। तो अगर मैं डेटा का लोकेशन पास करता हूँ इंस्ट्रक्शन सेट में, तो उस मोड को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, फोर्थ वन है अपना रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, फोर्थ वन क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्टोर इन रजिस्टर लाइक SI, DI, BX, NBP, ये सब में स्टोर रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि भाई साहब BX से कहाँ पे आ गया डेटा, AX में। तो ये डायरेक्टली BX नहीं लिखा, अगर यहाँ पे BX लिखता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि वो रजिस्टर टू रजिस्टर है। बट ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे SI लिख दूं और SI मान लो किसी और को पॉइंट आउट कर रहा है, DX को कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि DX का कंटेंट किस में आ रहा है, AX में आ रहा है, बट वाया BX से होते हुए आ रहा है। समझा? तो अभी BX जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा ना, उसका डेटा कहाँ पे आएगा, AX में आएगा। ओके, तो डेटा मूव हो रहा है कहीं और से कहीं और, बट मीडिएटर कौन है, BX है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, फिफ्थ वन है बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये क्या बोलता है कि इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर BX या BP, ओके, एंड एन इंडेक्स रजिस्टर SI और DI। तो अगर मैं कोई सी डेटा का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विद द एडिशन ऑफ बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, कि ये कैसा मोड है, ये है बेस प्लस इंडेक्स। नाम में भी उसका मीनिंग है कि बेस और ऐड करो उसमें क्या, प्लस इंडेक्स। तो बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर के सम से अगर हम लोग कुछ तो डेटा ला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, लिखा है मूव, लिखा है AX, तो AX में क्या आएगा, जिसका भी एड्रेस इतना प्लस इतना ऐड करने में मिलेगा, वहां पे जो भी डेटा रहेगा वो मूव हो जाएगा AX में। ओके, तो ये था अपना बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। उसके बाद है अच्छा टाइप 6 टाइप कौन सा है, 6 टाइप है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है वो देख लेते हैं। यूज टू ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन वेयर द ऑपरेंड इज एन एड्रेसिंग रिलेटिव टू करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। मतलब बेसिकली जितने भी अपने जंप वाले हैं वो सब क्या होते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। वो सब क्या होते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। JMP हो गया, JZ हो गया, JC हो गया, JE हो गया, जितने भी जंप वाले इंस्ट्रक्शन सेट है सब क्या है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। आप लोग चाहिए अगर आप 5-6 के अलावा एक और एड्रेसिंग मोड चाहिए तो उसका नाम है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। उसमें उसका एग्जांपल क्या होगा, STC होगा, मतलब जहाँ पे कोई ऑपरेंड है ही नहीं, सब ऑपरेंड हाइड है। ठीक है, STC लिख दिया मतलब वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लाइड। उसका दूसरा नाम क्या है, इम्प्लाइड का दूसरा नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ओके, इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो एड्रेसिंग मोड है, बिल्कुल भी गाइस आप लोग स्किप मत करना, काफी इजी है। एंड एग्जांपल के साथ लिखना, एग्जांपल के साथ लिखोगे तो आप लोग को ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स नंबर मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, बस सबके बारे में थियरी लिख के मत आ जाना। ओके, तो आप लोग को थियरी भी लिखना है प्लस एग्जाम्पल भी लिखना है, और थियरी में कितना, 1-2 पॉइंट बहुत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, ये इजी था गाइस, अगर आप लोग को डाउट है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 क्या बोल रहा है कि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे कुछ तो इंस्ट्रक्शन सेट दिया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट दिया है और बोल रहा है कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट लिखने हैं। तो यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट दिया है और हम लोग को उसका इंस्ट्रक्शन सेट लिखना है बस। ये भी आप लोग को 6 और 4 मार्क्स वाले ही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक पक्का देखने मिल जाएगा
ये नहीं है कि कंफर्म यही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हूँ, बट ये पैटर्न में आप लोग को एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज तो नहीं आएगा, बट ये पैटर्न में आएगा, ओके। अब ये पैटर्न को हम लोग करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मुझे क्या लिखा है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करो BL/80H, तो इसका तो इतना सिंपल है, कहने की बात नहीं। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं मूव, हम लोग क्या करेंगे, मूव कर लेंगे 80H को किसी रजिस्टर में और मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे BL के साथ। मतलब यहाँ पे वो लिखा है कि पहले का आंसर क्या लिखा है कि अपने को मल्टीप्लाई करना है BL के कंटेंट को किसके साथ, 80 के साथ। हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन BL, 80 भी लिख सकते थे, बट हम लोग ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी हम लोग वो करेंगे ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट यूज करेंगे ना, तो उसमें से एक अपना अरिथमेटिक वो रहना चाहिए, एक्यूमुलेटर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने लिखा मूव, ये 80 में किस में ले लिया, AL में ले लिया, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, MUL BL, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन हाइड है, यहाँ पे AL हाइड है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसके किसके बीच में, AL एंड BL के बीच में। AL में ऑलरेडी 80 है, BL में कुछ तो कंटेंट रहेगा। तो ये था उसका क्वेश्चन और ये था उसका आंसर, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को साइन डिवीजन करना है ऑफ AL/BL। तो यहाँ पे अपने को तो मूव तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दो रजिस्टर ही हैं, AL और BL। तो हम लोग को क्या करना है, वो भी करना है साइंड। अगर यहाँ पे अनसाइंड रहता तो हम लोग डायरेक्टली DIV लिखते, बट साइंड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, IDIV, ओके। सेम आप लोग को ऐसा पूछ सकता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, साइंड मल्टीप्लीकेशन, अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन, तो वहाँ पे IMUL रहेगा। तो यहाँ पे साइन डिवीजन के लिए उन्होंने क्या यूज किया, इंस्ट्रक्शन सेट IDIV, और हम लोग ने BL लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन हाइड है, AL हाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो रहा है साइन बिटवीन AL एंड BL, ओके। नेक्स्ट है हम लोग को इंस्ट्रक्शन सेट लिखना है किसके लिए, रोटेट कंटेंट ऑफ AX बाई 3 टाइम्स। बस कुछ नहीं, अपने को रोटेट करना था, तो हम लोग ने RO, अच्छा लेफ्ट लिखा है, टू लेफ्ट 3 टाइम्स, हम लोग को क्या लिखना रहेगा, ROL। हम लोग ने ROL लिख दिया, किसको रोटेट करना है वो रजिस्टर का नाम लिख दिया, कितने बीट से करना है वो हम लोग ने यहाँ पे बीट लिख दिया, डन, ओके। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को लोड करना है SS विथ 2 टाइम F N0। तो अगर मुझे SS में ये डेटा लोड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो जो डेटा है वो मैं किस में ले लूंगा, वो मैं ले लिया AX में, और मैं मूव कर दिया डायरेक्टली AX का डेटा SS में, डन, एकदम सिंपल, ओके। उसके बाद है कि अपने को मूव करना है ये डेटा DS में। तो सेम जो अप्रोच हम लोग ने इसके लिए किया, वही सेम अप्रोच हम लोग इसके लिए करेंगे। ये डेटा मैं पहले ले लिया AX में, और मैंने AX टू DX में मूव कर दूंगा, डन। एकदम इजी चीज आने वाली है गाइस, ऐसा ऐसे टाइप का, तो इसमें आप लोग टेंशन मत लो, पैनिक बिल्कुल मत हो। बस जो कर रहे हैं इसको आप लोग रिपीट करो अच्छे से, पूरा सुपर 25, इसमें से आप लोग आराम से पास हो जाओगे, आराम से, ओके। पास प्लस अच्छा मार्क्स आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अपने को शिफ्ट करना है कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर टू राइट डायरेक्शन 4 टाइम्स। तो बस लिख दो SHR BX,04H। तो 4 टाइम BX का कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। अगर आप लोग को बोलता है यही कि आप लोग को शिफ्टिंग करना है अरिथमेटिक राइट डायरेक्शन, तो आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, SAR, क्या लिखते हैं, SAR BX,04H। तो ये तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है पूरे क्वेश्चन में से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मेरे को यही लगा, कि अगर आप लोग को इंस्ट्रक्शन सेट लिखने के लिए बोलता है कि आप लोग को स्टेटमेंट दिया रहेगा, आप लोग को स्टेटमेंट पढ़ के उसका इंस्ट्रक्शन सेट लिखना है, तो इससे इजी तो कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये टाइप पैटर्न वाले क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, आप लोग को एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, डिस्क्राइब मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086 एंड लिस्ट इट्स एडवांटेजेस। तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस बताने कोई भी दो, ठीक है। चलो करते हैं, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ भाई।
ओके, तो सबसे पहली बात तो आप लोग को डायग्राम बनाना है। किसके लिए? मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए। हम लोग को पता है कि जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन अपने को पता है कि वो 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे जैसा डायग्राम बना है एज इट इज डायग्राम बना देना कि अपने पास सी एस है, एस एस है, डी एस है, ई एस है। ओके, सबसे पहले अपना जो मेमोरी है ना, ये टोटल 1 MB का है। कितने MB का है? टोटल 1 MB का है। और ये डिवाइड हुआ है टोटल 4 पार्ट में। वो 4 पार्ट कौन सा है? वो कोड सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना देना है। स्टार्टिंग में लिख देना 5 टाइम एफ और लास्ट में लिख देना 5 टाइम 0। ठीक है, तो इतने ही एक्टिव सेगमेंट ऑफ मेमोरी है। ये डायग्राम क्या लिखा है यहाँ पे नीचे? एक्टिव सेगमेंट ऑफ मेमोरी। ये डायग्राम बनाते ही अभी आप लोग को बताना है कि मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर एक एक मेमोरी सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द मेमोरी इन 8086 बेस्ड सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एज सेगमेंटेड मेमोरी। ओके, तो अपना जो मेमोरी है वो कैसा है? सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड है एज अ सेगमेंटेड मेमोरी। 8086 कैन एक्सेस 1 MB, दिख रहा है 1 MB, ये बाइट लिखा है, बाइट मतलब बी मतलब बाइट होता है, 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो ये अपना जो मेमोरी है ना टोटल 8086 टोटल 1 MB तक मेमोरी है, और जो कि डिवाइड हुआ है इनटू नंबर ऑफ लॉजिकल सेगमेंट। अब ये नंबर ऑफ लॉजिकल सेगमेंट क्या है? ईच सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट्स हैं, इज 64 KB इन साइज। जो ये चारों सेगमेंट है ना, इनका साइज कितना साइज का है? 64 KB, 64 किलोबाइट। ओके, एंड जो एड्रेस है बाय वन ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। ओके, एड्रेस बाय वन ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर। अभी जो 4 सेगमेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है द 4 सेगमेंट रजिस्टर इन बीयू होल्ड। जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बीयू क्या करता है? मेमोरी सेगमेंट को होल्ड करता है। इन बीयू होल्ड लिखा है द 16 बिट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 4 सेगमेंट। तो ये जो इनकी कैपेसिटी भी है ना, वो कितने बिट की है? वो 16 बिट की है। साइज तो 64 KB की है, बट इनकी कैपेसिटी कितनी है? स्टार्टिंग 16 बिट की है। ठीक है, अब यहाँ से होता है अपना एक एक सिंगल सेगमेंट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे पहला है सी एस। सी एस क्या बोल रहा है? सी एस होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड। तो सी एस क्या होल्ड करता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट होल्ड करता है कौन? कोड सेगमेंट। ओके, सेकंड दिया है एस एस। स्टैक सेगमेंट क्या करता है? स्टैक सेगमेंट स्टोर इंटरप्ट एंड सब रूटीन एड्रेस। अगर आप लोग को याद रहेगा, जब भी हम लोग माइक्रो सब पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे करते थे ना कि हम लोग कॉल करते हैं किसको? दूसरे प्रोसीजर को। तो हम लोग क्या करते थे कि अपना ओल्ड आईपी चेंज होता था न्यू आईपी से। ओके, तो वही होता है कि अगर हम लोग स्टैक सेगमेंट किसके लिए यूज होता है? ये स्टोर करता है इंटरप्ट को और सब रूटीन्स को, कि कौन सा कॉल हुआ है वापस से उसको वहां पे आके फिर से वहां से पॉज को स्टार्ट रिज्यूम करना है। ठीक है, तो कोड सेगमेंट होल्ड करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, स्टैक सेगमेंट होल्ड करता है इंटरप्ट एंड सब रूटीन को। ओके, डेटा सेगमेंट स्टोर करता है क्या? डेटा फॉर प्रोग्राम्स, मतलब जो हम लोग का वेरिएबल सिस्टम नहीं था जो हम लोग इनिशियलाइज करते थे, वही आप लोग का डेटा सेगमेंट। ठीक है, तो डेटा सेगमेंट क्या स्टोर करता है? डेटा करता है किसके लिए? फॉर प्रोग्राम्स के लिए। बेसिकली प्रोग्राम्स के लिए जो डेटा नीड रहता है वो स्टोर कौन करता है? डेटा सेगमेंट स्टोर करता है। लास्ट जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ये किसके लिए बना है? ये टोटली बना है स्ट्रिंग डेटा के लिए। किसके लिए बना है? एक्स्ट्रा सेगमेंट इज यूज फॉर स्ट्रिंग डेटा। ओके, तो अगर आप लोग को याद आएगा, हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज भी किए थे अपने कोड में, जो हम लोग पिछला कोड किए थे। ओके, ये भी हम लोग ब्लॉक ट्रांसफर करते वो टाइम पे। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए है। ओके, एंड जो अपना ये था, क्या बोलते हैं, जो कोड सेगमेंट था वो प्रोग्राम्स के लिए था, इंस्ट्रक्शन सेट के लिए था। जो स्टैक था वो था अपना किसके लिए? इंटरप्ट एंड सब रूटीन के लिए। यही थे अपने क्या? इंस्ट्रक्शन मेमोरी सेगमेंटेशन एंड उसके टाइप्स। ओके, इसके एडवांटेजेस भी अपने को बताने थे कोई दो। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस का है अपने पास। ठीक है, तो पहला एडवांटेजेस क्या है? इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि सेगमेंटेशन अलाउ प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी डिवाइड इनटू स्मॉलर लॉजिकल पार्ट, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज मेमोरी एंड इंप्रूविंग मेमोरी यूजेज। तो क्या बोल रहा है कि पहला एडवांटेज क्या है कि हम लोग इफिशिएंट मेमोरी को मैनेज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन। ओके, कैसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट में, और हम लोग
उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे एंड उसका हम लोग मेमोरी को इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे। तो मेमोरी को अपने को क्या करना है बेसिकली, बोल सकते हैं हम लोग उसको इतने इफिशियंट वे में मैनेज करना है ताकि कम से कम मेमोरी में अपना प्रोग्राम रन हो जाए। ठीक है। दूसरा जो मेन एडवांटेजेस है, सपोर्ट फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट सेगमेंट लाइक कोड डेटा स्टैक कैन बी इंडिपेंडेंटली एड्रेस्ड, एनेबल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स है ना, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ये ब्यूटी की वजह से क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी प्रोग्राम में अगर आप लोग डेटा सेगमेंट यूज कर रहे हो तो किसी और प्रोग्राम में भी आप लोग कोड सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट यूज करोगे तो कुछ इम्पैक्ट करंट कोड पे नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली सभी सेगमेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो ये था दो एडवांटेजेस था एंड ये था अपना मेमोरी सेगमेंट का डायग्राम एंड उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है। पहली बात तो उसको बता देना है ये चीज कितना, ये डिवाइड इनटू 4 नंबर ऑफ लॉजिकल सेगमेंट। ओके, ये बताने के बाद आप लोग को पता है क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी सेगमेंट वहां पे लिस्ट कर देना। कोड सेगमेंट लिस्ट करने के बाद कोड सेगमेंट हेडिंग डालना एंड देन ये लिखना बस ये कि कोड सेगमेंट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड। फिर हेडिंग डालना है स्टैक सेगमेंट और उसमें क्या लिखना, स्टैक सेगमेंट स्टोर इंटरप्ट एंड सब रूटीन एड्रेस। फिर हेडिंग डालना आप लोग डेटा सेगमेंट, उसमें क्या लिखोगे, स्टोर डेटा फॉर प्रोग्राम। फिर डालना हेडिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट, उसमें लिखना एक्स्ट्रा सेगमेंट इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग डेटा। तो इतने से आपका वन पेज तो आराम से भर जाएगा इतने हेडिंग्स और पॉइंट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद आप लोग एडवांटेजेस लिख देना, इतना लिखोगे डन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मॉडल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कि अगर मुझे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच है, क्या वे है, तो अपने पास एडिटर रहना चाहिए। ओके, और अब सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला चीज तो एडिटर रहना चाहिए, अगर एडिटर है तभी आप लोग कोड लिख पाओगे। अगर कोड लिख लिए देन आप लोग के पास क्या रहना चाहिए, असेंबलर। अगर आप लोग ने कोड लिख दिया बट वो मशीन लेवल में कंपाइल ही नहीं हो रहा है तो मतलब फायदा ही नहीं ना कोड लिखने का। तो असेंबलर आप लोग को चाहिए ही चाहिए, बेसिकली ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए जो आपके कोड को कन्वर्ट कर दे मशीन लेवल में। ठीक है, तो पहला चीज तो एडिटर रहना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट असेंबलर चाहिए। ओके, थर्ड चाहिए आप लोग को लिंकर एंड फोर्थ चाहिए लोडर और लास्ट होगा क्या, एग्जीक्यूशन। तो ये आप लोग को क्या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के मॉडल्स है, क्या है मॉडल्स, कौन कौन से, एडिटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब वही सेम चीज जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे हेडिंग्स के साथ आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिटर में क्या लिखा है, यूज टू राइट एंड एडिट द सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। जो हम लोग ने बोला कि अगर अपने पास एडिटर नहीं है तो आप लोग कोड कहाँ लिखोगे। ठीक है, सोर्स फाइल जो सेव होता है विथ ASM एक्सटेंशन, जो आप लोग जो भी असेंबली लैंग्वेज का फाइल सेव करोगे ना वो .asm एक्सटेंशन से सेव करोगे। तो ये 2 पॉइंट हो गया एडिटर के लिए। सेम असेंबलर के 2 पॉइंट क्या है, कन्वर्ट ASM फाइल्स इनटू मशीन कोड। ओके, जो हम लोग ने बात किया कि कोड लिख लिया बट अगर असेंबलर नहीं है तो कोड लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ट्रांसलेट कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को असेंबलर लगेगा ही लगेगा। तो फर्स्ट एडिटर लगेगा, सेकेंड असेंबलर लगेगा, थर्ड लिंकर। लिंकर क्या बोलता है, लिंक वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरी टू क्रिएट फाइनल एग्जीक्यूटेबल्स फाइल। तो आप लोग को मल्टीपल्स फाइल्स को मर्ज करके सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनाना है तो उसके लिए आप लोग को लिंकर लगना ही लगना है। विदाउट लिंकर आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखा है रिजॉल्व्स एड्रेसेस एंड एक्सटर्नल रेफरेंस। तो ये एड्रेसेस एंड ये पॉइंट भी आप लोग इसमें लिख देना लिंकर में। ठीक है, उसके बाद है लोडर। लोडर क्या करता है, लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अगर ये लोडर ही नहीं रहेगा तो आप लोग का कंपाइल ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग का ये लोड आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जो कि किसने बनाया, असेंबलर ने, अगर वो मेमोरी में लोड ही नहीं होगा तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं।
तो टू एग्जीक्यूट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उसको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। ये कौन करता है, ये करता है लोडर। ओके, मेरा कोड लिख के हो गया, असेंबलर ने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया ट्रांसलेट करके मशीन लेवल में। देन लिंकर, अगर हम लोग को लिंक करना है तो लिंकर यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंड लोडर इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग का एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन जाएगा तो लोडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइल्स को आप लोग क्या कर दोगे, एग्जीक्यूशन मेमोरी में डाल दोगे। ठीक है, टू एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, प्रिपेयर मेमोरी लोकेशन एलोकेशन फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और लोडर क्या करता है, ये ऑल्सो क्या करता है, प्रिपेयर करता है मेमोरी लोकेशन एलोकेशन, मतलब क्या करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितना मेमोरी एलोकेट करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लोडर की है। ओके, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। लास्ट है एग्जीक्यूशन, ये क्या बोल रहा है, सीपीयू फेच एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड द प्रोग्राम रन। तो लास्ट आप लोग का मॉडल में लास्ट पॉइंट क्या था, एग्जीक्यूशन, जो कि क्या करता है, सीपीयू से डेटा को फेच करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोग्राम्स को रन करता है। तो लास्ट चीज यही था आप लोग का मॉडल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। फर्स्ट था आप लोग का, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था एडिटर, सेकंड था असेंबलर, थर्ड था आप लोग का लिंकर एंड उसके बाद लोडर एंड लास्ट था एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, कुछ डाउट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 27 में? बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्लियर है। ओके, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, 28 क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड प्रोसीजर। अपने को डिफरेंशिएट करना है किसके किसके बीच में, प्रोसीजर एंड माइक्रो के बीच में। तो हम लोग क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आओ दो चार पॉइंट है देख लेते हैं, कितना है, 4 ही पॉइंट है, 5 है। पहला डिफरेंस है, जो अपना प्रोसीजर है ना वो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए यूज होता है, कि हम लोग जो कि पहले ही जान चुके हैं, आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था, जिसमें मैं बात किया था कि जो अपना माइक्रो किसके लिए है, स्मॉल टास्क के लिए, स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। अगर आप लोग को लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट लिखना तो आप लोग प्रेफर करो क्या, प्रोसीजर। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही निकल के आ गया कि यूज फॉर लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, और माइक्रो किसके लिए है, यूज फॉर स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट। पहला डिफरेंस डन। सेकेंड डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट कॉल इंस्ट्रक्शन। जो प्रोसीजर है ना आप लोग का, उसके लिए आप लोग को कॉल कीवर्ड लगेगा ही लगेगा, विदाउट कॉल कीवर्ड आप लोग प्रोसीजर कॉल ही नहीं कर पाओगे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोड इज एक्सपांडेड इन लाइन ड्यूरिंग असेंबली। तो यहाँ पे विदाउट कॉल कीवर्ड आप लोग माइक्रो को कॉल कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड कॉल एंड आरईटी इंस्ट्रक्शन। भाई सही है कि अपने को आरईटी एंड कॉल इंस्ट्रक्शन सेट लगते ही लगते हैं प्रोसीजर के लिए, बट यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, नो कॉल और आरईटी नीडेड डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आरईटी एंड कॉल दोनों कीवर्ड्स का। ओके, उसके बाद है रिड्यूस प्रोग्राम मेमोरी साइज। ये क्या करता है, प्रोग्राम मेमोरी साइज रिड्यूस करता है। इंक्रीज प्रोग्राम मेमोरी साइज, क्यों, क्योंकि आप लोग जितनी बार भी प्रोसीजर कॉल करोगे तो वो बस उसका आउटपुट लाके देगा, वो पूरा का पूरा कोड वहां पे आप लोग के कोड सेगमेंट में इंसर्ट नहीं होगा। बट माइक्रो के केस में क्या होता है कि जब आप लोग माइक्रो को कॉल करोगे ना, तो कंपाइलर माइक्रो के पास नहीं जाएगा, माइक्रो खुद ही कोड में आ जाएगा। अगर आप लोग ने 200 लाइन लिखा है तो 200 लाइन आप लोग का कोड में लिखा जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि इंक्रीज प्रोग्राम मेमोरी साइज। जो माइक्रो है प्रोग्राम मेमोरी साइज बढ़ाता है, और जो आप लोग का प्रोसीजर है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी साइज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूशन इज स्लोअर ड्यू टू कॉल एंड आरईटी ओवरहेड। अब क्या होगा अगर अपने पास कॉल एंड आरईटी है, बेसिकली हम लोग दूसरे इंस्ट्रक्शन सेट पे डिपेंड है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा कि अपना ये, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, स्लोअर करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्लो होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसमें, मैक्रो में क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूशन इज फास्टर एज नो कॉल आरईटी ओवर। यहाँ पे कॉल एंड आरईटी करके कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है, तो इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। देखो दो वे है,
पहला फास्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास इंस्ट्रक्शन सेट स्मॉल वाले हैं, छोटे वाले हैं, और जो प्रोसीजर हम लोग लिखते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, तो ये टाइम लेगा, नॉर्मल सी बात है। और ये टाइम नहीं लेगा, कौन, माइक्रो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइंड यूजिंग प्रॉक एंड एंड पी डायरेक्टिव। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइंड यूजिंग माइक्रो एंड एम डायरेक्टिव। डन। इतना ही डिफरेंस, इजी डिफरेंस है किसके लिए, माइक्रो एंड प्रोसीजर के लिए। ओके, समझा कितना था, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स थे, कितने पॉइंट्स थे अपने, 6 पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड प्रोसीजर। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप लोग ये डिफरेंस याद कर लोगे ना, तो माइक्रो एंड प्रोसीजर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग डिफिनेशन तो लिख ही सकते हो फिर। तो ये डिफरेंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिल्कुल स्किप मत करो। ये डिफरेंस आप लोग का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 28। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। अगर सबको विजिबल है स्क्रीन तो, हाँ विजिबल है, ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब देखो अपना लास्ट क्वेश्चन बाकी कौन सा है, अपने को पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग असेंबलर डायरेक्टिव्स। ओके, अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन फॉलोइंग असेंबलर डायरेक्टिव। ये अपना यूनिट 2 का है, तो आप लोग को यूनिट 2 से ना कोई भी असेंबलर डायरेक्टिव पूछ सकता है। तो मैं जितने हार्ड वाले थे मैं वहां पे मेंशन कर दिया हूँ। एक अपना डीबी करके है, एक अपना सेगमेंट करके है, एक अपना डीयूपी करके, एक अपना ईक्यू करके है। तो ऐसे आप लोग को डिफरेंट कोई और भी पूछ सकता है डायरेक्टिव, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। बट मान के चलो इसमें से आप लोग को 2 तो कंफर्म है, 2 या 3 तो कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो डीबी की जगह पे डीडी पूछ सकता है, डीडी की जगह पे डीडब्ल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को असेंबली डायरेक्टिव तो पक्का पूछेगा। यूनिट 2 से आप लोग बस जान जाओ क्या पूछेगा, असेंबली डायरेक्टिव ही मेन पूछने वाला है। ओके, असेंबली डायरेक्टिव्स, लिंकर, डिबगर, एडिटर, ये सब पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोग को यूनिट 2 से वही करना है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होते हैं, असेंबली डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड लिंकर, डिबगर एंड असेंबलर क्या होता है, यही आएगा यूनिट 2 से। ठीक है, चलो ये करते हैं, फिर मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उतना आप लोग कर लो तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो, तो जो पहला है डीबी। डीबी क्या बोलता है, द डीबी डायरेक्टिव इज यूज टू डिक्लेयर बाइट टाइप वेरिएबल। तो आप लोग को कोई सिंगल बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डीबी। तो डीबी बेसिकली 8 बिट वेरिएबल अगर कुछ डिक्लेयर करना है तो आप लोग डीबी कीवर्ड यूज करो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है अ बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट मतलब 1 बाइट। अगर आप लोग को 1 बाइट के लिए करना है तो आप लोग क्या करोगे, डीबी यूज करोगे। तो अगर आप लोग को डीबी पूछा तो आप लोग को यही लिखना है, सेम, द डीबी डायरेक्टिव इज यूज टू डिक्लेयर अ बाइट टाइप वेरिएबल। अगर आप लोग को सिंगल 8 बिट के लिए आप लोग को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन वी गो फॉर डीबी। ओके, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, डिक्लेरेशन एग्जाम्पल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं कि हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनको टाइप डीबी देते हैं, इनको वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 2 एग्जाम्पल देके ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, सेम अपने को सेकंड डायरेक्टिव पूछा है सेगमेंट क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि अगर मुझे सेगमेंट डिक्लेयर करने हैं कोड में, तो अपने पास टोटल 4 सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, एसएस सेगमेंट है, स्टैक एंड एक्स्ट्रा। तो उसके लिए मुझे सेगमेंट कीवर्ड लगना ही लगना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ लॉजिकल सेगमेंट। ओके, इट इज द नेम गिवन टू द सेगमेंट। जब भी हम लोग सेगमेंट बनाते हैं ना तो मुझे सेगमेंट कीवर्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लोग दे सकते हो कि हम लोग जब डेटा सेगमेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा स्पेस सेगमेंट। जब हम लोग कोड सेगमेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोड स्पेस सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी लिखा है, द कोड सेगमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द असेंबलर द स्टार्ट द लॉजिकल सेगमेंट। दैट मींस क्या बोलेगा, कोड सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है कि असेंबलर यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन सेट लिखो और उसको एग्जीक्यूट करो। डेटा सेगमेंट क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। बेसिकली डेटा प्रोग्राम के लिए जो नेसेसरी डेटा है वो चीजें कहाँ पे आएंगी, डेटा सेगमेंट में आएंगी। ठीक है, तो ये सेगमेंट का हो गया। उसके बाद है यहाँ पे डीयूपी। ओके, ये क्या बोल रहा है, द डायरेक्टिव इज यूज टू रिजर्व स्टोरेज लोकेशन एंड इनिशियलाइज देम विथ अ रिपीटेड कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका यही मेन यूज है कि ये क्या करता है, अगर आप लोग किसी भी वेरिएबल को डीयूपी असाइन करते हो तो वो उसके लिए पहले से क्या बोलते हैं, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, रिजर्व करके रखेगा।
ये काम है डीयूपी का। अगर आप लोग को याद रहेगा, हम लोग जब ब्लॉक ट्रांसफर कर रहे थे तो ब्लॉक 2 वाले का हम लोग ने टाइप क्या रखा था, डीयूपी रखा था। भाई साहब ये 10 एलिमेंट्स के लिए हम लोग को लोकेशन रिजर्व करके रख दो, स्टोरेज मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस डायरेक्टिव इज यूज टू रिजर्व स्टोरेज लोकेशन एंड इनिशियलाइज देम विथ अ रिपीटेड कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ईच टाइम द असेंबलर फाइंड डीयूपी ऑपरेटर इन द प्रोग्राम इट एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो जब भी असेंबलर को डीयूपी ऑपरेटर मिलेगा तो वो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है और उसको इनिशियलाइज कर देता है क्या, डेटा के साथ, गिवन डेटा के साथ। दिख रहा है, तो ये है अपना डीयूपी डायरेक्टिव का यूज। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो फिर से लिखा है, इट सिंप्लीफाइज द इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे और लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द सेम वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को 10 डेटा को मूव करना था दूसरे मेमोरी लोकेशन पे। हम लोग यहाँ पे क्या यूज किया था, डीयूपी। तो डीयूपी क्या करता है, वो प्रिजर्व मतलब बेसिकली पहले से ही स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करके रख देगा विथ गिवन डेटा के साथ। तो अगर आप लोग को पहले से ही डेटा को मतलब पहले से आप लोग को मेमोरी रिजर्व करनी है तो आप लोग क्या यूज करोगे, डीयूपी डायरेक्टिव। ओके, डीयूपी ऑपरेटर भी बोल सकते हो। द वैल्यू कैन बी अ सिंगल बाइट, वर्ड और डबल, डिपेंड ऑन अ डिक्लेरेशन। अब ये जो ऐसा नहीं कि हम लोग डीयूपी लिखेंगे तो उसमें अरे ही आएगा, उसमें आप लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हो, सिंगल बाइट भी स्टोर कर सकते हो, डिफाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हो एंड डीडी। ओके, तो आप लोग कुछ भी उसमें स्टोर कर सकते हो, टाइप कुछ भी ले सकता है, बट वो क्या करेगा, मेमोरी में एक पहले से ही एक्स्ट्रा स्पेस लेके बैठ जाएगा कि भाई साहब ये मेरे को लगेगा क्योंकि मेरे को ये डीयूपी ऑपरेटर मिला है। ओके, तो ये मेन पॉइंट है कि ये डायरेक्टिव क्या करता है, रिजर्व करता है स्टोरेज एंड उसको इनिशियलाइज करता है कहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ओके, जो लास्ट डायरेक्टिव है अपना वो है ई की यू। ओके, ई क्यू यू, ये क्या बोलता है, this is used to declare symbols to which some constant value is assigned each time the assembler finds the given names in the program. It will replace the name with the value or symbols. The value can be in the range 0 through 65535 and can be another declared anywhere above below. Okay, अभी ये क्या करता है आप लोग का, देखो हम लोग ने क्या किया है, एक एग्जांपल भी दिया है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है, उसका टाइप हम लोग ने EQU रखा है और उसको हम लोग ने वैल्यू क्या दिया है, वो वैल्यू इसके रेंज में ही रहना चाहिए 0 to 65535। ओके, तो यहाँ पे बोला कि ये यूज होता है किसके लिए, डिक्लेयर सिंबल्स टू विच द सम कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप लोगों को कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना है या असाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, EQU डायरेक्टिव यूज करेंगे। ओके, और ये करता क्या है, वैल्यू इज असाइंड ईच टाइम द असेंबलर फाइंड द गिवन नेम इन द प्रोग्राम, इट विल रिप्लेस नेम विद द वैल्यू और सिंबल। तो ये क्या करता है बेसिकली, अगर उसको किसी नेम को किसी वैल्यू से रिप्लेस करना है, मान लो मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और उस कोड में मेरे को किसी नेम या किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू से रिप्लेस करना है, देन वी गो फॉर EQU डायरेक्टिव। ठीक है, तो मान लो मैं क्या करता हूँ कि जहां पे भी मुझे प्रोग्राम में .NUM दिखा पूरे कोड में, उसको मुझे रिप्लेस किससे करना है, दिस वैल्यू 100 से रिप्लेस करना, तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को करेंगे कहाँ पे, डेटा सेगमेंट में पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। तो जैसे ही कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा और असेंबलर को कुछ तो ये नाम दिखा, तो वो किसको, वो 100 से रिप्लेस कर देगा इस नाम को। समझा क्या? तो अगर अपने को ऐसा कुछ केस मिलता है कि अपने को किसी नेम को किसी के वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, देन हम लोग को EQU डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आप लोग एक क्वेश्चन बस और ऐड कर लेना, कौन सा, 40 पिन डायग्राम, वो मेरे से मिस हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से करना है और इतना ही करके जाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में जो आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को चाहिए तो नोट डाउन कर लो या कुछ तो कर लो या तो याद कर लो, चलेगा। वो मेन टॉपिक क्या है पता है क्या,
वो मेन टॉपिक सबसे पहले हम लोग जाते हैं यूनिट वाइज। जिसको बस पास होना है ये उसके लिए है, ठीक है गाइस। तो जिसको बस पास होना है वो एटलीस्ट जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को भी मत छोड़ो, 35 चाहिए सर पासिंग के लिए। ओके, तो जिनको भी 35 चाहिए उनके लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जिनको प्रोग्राम्स हार्ड लग रहा है, जिनको पूरा माइक्रो ही हार्ड लग रहा है, उनके लिए मैं एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ कैसे उनको पास होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, जिनको प्रोग्राम्स हार्ड लग रहा है। तो जिनको प्रोग्राम्स हार्ड लग रहा है ना, बस वो एटलीस्ट ना सिंटेक्स जान जाओ कि कैसे आप लोग को डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज करना है, कैसे आप लोग को कोड सेगमेंट लिखना है। एटलीस्ट आप लोग प्रोग्राम्स के 10 से 12 लाइन लिखने सीख लो, या तो एटलीस्ट 6 लाइन लिखना जान जाओ, जो कि हर एक प्रोग्राम में कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग को एक दो प्रोग्राम तो इजी कंफर्म आने वाले हैं। वो भी कौन कौन से आएंगे पता है क्या? कि एडिशन करने को आ गए, सब्ट्रैक्शन करने को आ गए, या साइन डिवीजन वाला आ गया, अनसाइन मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जो सिंपल है, जिसमें 20-25 लाइन नहीं लगने वाले हैं, जिसमें 5-6 लाइन लगने वाले हैं, एटलीस्ट वो प्रोग्राम्स आप लोग करके जाओ, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई भी एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, बीसीडी एडिशन आता है, बीसीडी सब्ट्रैक्शन आता है, तो ये आप लोग 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, तो ये तो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। ओके, कितने बिट का, कितने बिट का भी आ सकता है वो, चाहे 16 का है चाहे 8 का है। अगर 16 का आएगा तो आप लोग AX BX यूज करना, अगर 8 बिट का आएगा तो AL AH यूज करना। तो एटलीस्ट आप लोग जो सिंपल कोड है ना उसके लिए तो प्रिपेयर कर लो, तो आप लोग को 4 to 6 मार्क्स तो प्रोग्राम में देके जाएगा, ठीक है। पहला चीज तो ये इतना करके बाकी यूनिट 4 पूरा स्किप कर दो, ठीक है। ये इतना प्रोग्राम्स में कर लो, एंड उसके बेसिक बेसिक फ्लो चार्ट एंड बेसिक बेसिक एल्गो लिखना आना चाहिए। किसके? बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सबके, ठीक है। ओके, एंड कोई भी बिट के लिए कर लो, 8 या 16 के लिए कर लोगे, बाकी सबके लिए तो आप कर ही लोगे। कोई सिंगल बिट के लिए कर लो, तो दूसरे बिट के लिए बस आप लोग को रजिस्टर का नाम ही चेंज करना है। ओके सर, रिकॉर्डेड मिलेगा क्या लेक्चर बाद में? हाँ हाँ, ये लेक्चर हम लोग अभी डालने ही वाले हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबके सब लेक्चर यूट्यूब पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज तो ये कर लो, प्रोग्राम से जितने लोग डर रहे हैं तो नॉर्मल कोड एटलीस्ट वो रट लो यार, एडिशन का कोड एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो कोड वाला टेंशन यहाँ से हटा दो, ठीक है। बाकी जो हार्ड वाले कोड है सबको भूल जाओ, सबको स्किप कर दो, ठीक है। अब आते हैं थियरी वाले पॉइंट पे। तो जब आप लोग यूनिट 1 में आओगे ना, सर इंपॉर्टेंट थियरी टॉपिक, हाँ अभी उसी पे आया था सिद्धेश। अभी थियरी वाले टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या आप लोग को इंपॉर्टेंट थियरी करना ही करना है, टच करना ही करना है, वो क्या है। तो यूनिट 1 से आप लोग लिख लो क्या थियरी करना है आपको। तो पहला करना है आप लोग को कि फीचर्स ऑफ 8086। ओके, ये 2 मार्क के लिए आप लोग को पूछ सकता है कि भाई साहब फीचर्स ऑफ 8086 क्या है, ठीक है। दूसरा मेन मेन जो थियरी है यूनिट 1 का, वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, ठीक है। पहला हो गया फीचर्स ऑफ 8086, दूसरा मेन है क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना पिन डायग्राम। ओके, 40 पिन डायग्राम, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, 3 थियरी के क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 से। फोर्थ जो क्वेश्चन है अपना फ्लैग रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो, लिख रहे हो, करते रहो जो भी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर रिपीट करना तो बता देना, मैं रिपीट भी कर दूंगा। तो फर्स्ट वन है फीचर्स ऑफ 8086, सेकेंड वन है ब्लॉक डायग्राम, ओके, एंड थर्ड वन है आप लोग का 40 पिन डायग्राम, यूज ऑफ REP इन इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, एंड जो फोर्थ के बाद जो आप लोग का क्या बोलते हैं यार, यूनिट 1 के फोर्थ 4 क्वेश्चन लिख लिए गाइस, लिख लो फटाफट। फर्स्ट है आप लोग का फीचर्स ऑफ 8086, सेकेंड वन है आप लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, थर्ड वन है आप लोग का 40 पिन डायग्राम, ओके, फोर्थ है फ्लैग रजिस्टर, ठीक। फिफ्थ फिफ्थ आप लोग को करना है पाइपलाइन। ओके, ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं यूनिट 1 से, ठीक है। मैं सम इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं बस बात कर रहा हूं थियरी का। अगर आप लोग को सम कंसिडर करना है तो उसमें आप लोग फिजिकल एड्रेस भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। देखो आयुष ने लिख दिया है, वेरी गुड। हाँ, पाइपलाइन कंफर्म आएगा सर। फ्लैग फ्लैग के अल्टरनेटिव्स नाम लिखना नहीं नहीं, फ्लैग के अल्टरनेटिव्स नाम लिखना कंपल्सरी नहीं है, ओके, ठीक है।
4 मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट। अरे यार 4 मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट पता है कौन से हैं? मैं देखो चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। पहला है अपना, पता है कौन सा? HLT है। दूसरा है अपना वेट है। तीसरा है अपना NOP, नो ऑपरेशन। एंड उसके बाद है अपना लास्ट है लॉक। ये है फेज। ये चार जो है ना, ये है किस कौन कौन से? मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट। एंड जो आप बात करो REP की ना, ये REP किसके लिए है? जब भी हम लोग को स्ट्रिंग और इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर हम लोग को लूपिंग करना है, लूप चलाना है, देन वी गो फॉर REP इंस्ट्रक्शन सेट। ओके। हाँ 40 पिन डायग्राम भी आएगा आयुष। मैं वो सुपर 25 में डालना भूल गया, बट वो कंफर्म आएगा। ठीक है, बराबर। देखो सिद्धार्थ ने भी डाल दिया। होल्ड है, होल्ड नहीं होगा यार, HLT होगा, हॉल्ट होगा। वेट है, वो वेट सही है। NOP लॉक है, बराबर, परफेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद लूप टर्मिनेट कैसे होता है REP यूज करने के बाद? लूप आप लोग को कोई तो वहां पे, जैसे आप लोग उस स्ट्रिंग के एंड में पहुंचोगे, मतलब जैसे आप लोग को $साइन मिलेगा ना, देन आप लोग का लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। यूनिट 2 अपना डन हो गया। आप लोग सुन लो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 अपना डन हो गया। ठीक है, यूनिट 1 में अगर सिलेबस में वो होगा ना मिन मैक्स, तो वो देख लेना एक बार डिफरेंस दोनों का। बट शायद आप लोग के सिलेबस में नहीं है फॉर के स्कीम, तो मिन मैक्स पे उतना ध्यान मत देना। बट ये जितना मैंने बोला यूनिट 1 का, उतना चीजें आएंगी। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन था। ठीक, अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे सबसे पहला चीज आप लोग जान जाओ कौन सा, जो 2-2 मार्क के लिए पूछता है, लिंकर, डिबगर, असेंबलर एंड एडिटर। ये चार आप लोग को एक साथ आएंगे 2 मार्क्स के लिए। ओके सर, फ्लैग में डायग्राम सीक्वेंस में लिखना मैंडेटरी है, बट अगर आप लोग सीक्वेंस भूल जाते हो तो एटलीस्ट डायग्राम बना के उसमें फ्लैग डाल के आओ। सीक्वेंस गलत रहेगा तो भी चलेगा। ओके, तो जो हम लोग का यूनिट 2 का है, वो पहला चीज तो ये हो गया, लिंकर, डिबगर, असेंबलर एंड एडिटर। ओके, सेकेंड यूनिट 2 का सेकेंड क्वेश्चन है क्या? ये वाले स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल किट, कि क्या क्या आप लोग के स्टेप्स हैं प्रोग्राम्स करने के, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स करने के। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का बन के आएगा, क्या पता है क्या? मॉडल्स ऑफ असेंबलर प्रोग्रामिंग। क्या क्या मॉडल्स यूज करते, जो मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 28 था क्या शायद, वो वाला। ओके, तो 3 क्वेश्चन हो गए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसका, असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव। ये 4 क्वेश्चन आप लोग को करने हैं यूनिट 2 से बस। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिंकर, डिबगर, असेंबलर एंड एडिटर। तीसरा है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल किट। एंड लास्ट है असेंबली लैंग्वेज मॉडल। ये 4 ही क्वेश्चंस करने हैं आपको। 2 और 3 रिपीट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज लिंकर, डिबगर, असेंबलर, एडिटर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वन इज प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल किट, 2 हो गया। तीसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज मॉडल। एंड लास्ट वन हो गया आप लोग का असेंबलर डायरेक्टिव। ये 4 ही क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को यूनिट 2 से बस। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 3 पे। ओके, यूनिट 3 में आप लोग को क्या करना है? यूनिट 3 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है, कौन सा? एड्रेसिंग मोड एंड इट्स टाइप। ओके, यूनिट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यही करना है, एड्रेसिंग मोड एंड इट्स टाइप। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन बनेगा यूनिट 3 से बस। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनता है, एक एड्रेसिंग मोड इट्स टाइप एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट ही बहुत बड़ा है। इंस्ट्रक्शन सेट में ब्रैकेट में डाल कर रखो कि आप लोग को कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टच करना है। इंस्ट्रक्शन सेट में जो पहला टच करना है आपको, कौन सा करना है? वो करना है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में पहला कौन सा करना है? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट में दूसरा आप लोग को करना है कौन सा? और लॉजिकल का ही नाम दूसरा है बिट वाइज। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन। ओके गाइस, तो चेंज मत करना, मतलब दोनों का मतलब सेम, नाम डिफरेंट है बट इंस्ट्रक्शन सेट सेम है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट में पहला आप लोग को करना है लॉजिकल, उसी का नाम है बिट मैनिपुलेशन। दूसरा आप लोग को करना है प्रोसेस वाला, जो भी आप लोग पूछे थे, वो हॉल्ट ये सब वाला। ओके,
प्रोसेस क्या था, मशीन प्रोसेस कुछ तो था ना, वो वाला कहाँ गया, हाँ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो पहला करना है लॉजिकल, दूसरा करना है मशीन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन सेट, तीसरा करना है आप लोग को फ्लैग रजिस्टर वाला। ओके, फ्लैग को सेट एंड रिसेट करने के लिए हम लोग करते हैं एसटीसी सीएलसी ये सब। ओके, एंड फोर्थ वन करना है आप लोग को स्ट्रिंग। ये चार इंस्ट्रक्शन सेट ही करने हैं आप लोग को, बस चार। ओके, तो यूनिट थर्ड में दो क्वेश्चन बनेगा बस, एक एड्रेसिंग मोड, सेकेंड वन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में जो सब क्वेश्चंस बन के आएंगे वो लॉजिकल करना है आप लोग को अच्छे से, वो आप लोग को करना है, फ्लैग वाले करने हैं अच्छे से, प्रोसेस वाले करने हैं अच्छे से, एंड स्ट्रिंग वाले करने हैं अच्छे से, बस ये चार। सर एक बार यूनिट थ्री का टाइप कर दो। ठीक है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। यूनिट थ्री का सबसे पहला है एड्रेसिंग मोड। ओके, यूनिट थ्री। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा जो पहला है वो है एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड, ठीक है। जो सेकंड है वो है इंस्ट्रक्शन सेट, बट इसमें इंस्ट्रक्शन सेट में आप लोग को कौन कौन सा करना है वो डाल दे रहा हूँ। लॉजिकल करना है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट आईएस डाल रहा हूँ, बस लॉजिकल आईएस, आईएस मतलब इंस्ट्रक्शन सेट समझ लेना। और लॉजिकल का ही दूसरा ही नाम है बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, बिट मेन्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना, मैनिपुलेशन है, ठीक है, दूसरा नाम। तो फर्स्ट करना है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, दूसरा करना है प्रोसेस मैनेज वाला, प्रोसेस मैनेज वाला, मैनेज इंस्ट्रक्शन सेट आईएस डाल रहा हूँ, आईएस। थर्ड करना है आप लोग को फ्लैग, फ्लैग वाले, फ्लैग इंस्ट्रक्शन सेट आईएस। एंड लास्ट करना है आप लोग को स्ट्रिंग आईएस इंस्ट्रक्शन सेट। ये करना है आप लोग को यूनिट थ्री से। ओके, यूनिट थ्री से आप लोग को ये इतने क्वेश्चंस करने हैं बस। ओके, फिर उसके बाद आप लोग को प्रोग्राम से डर लग रहा है तो यूनिट फोर स्किप कर दो एंड आ जाओ यूनिट फाइव पे, ठीक है। यूनिट फाइव का बता देता हूँ, एक सेकंड, मेरे को कॉल आ रहा है। हाँ, यूनिट फाइव का लिख लो फटाफट। यूनिट फाइव का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अपना माइक्रो और प्रोसीजर दोनों का, मतलब डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर। तो इसका इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आएगा, एक्सप्लेन 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 प्रोसीजर, प्रोसीजर विथ एग्जांपल। ओके, एंड सेकेंड बन के आएगा एक्सप्लेन माइक्रो विथ एग्जांपल, ठीक है, ये दो बन के आएगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन के आएगा नियर एंड फार का डिफरेंस। ओके, नियर एंड फार में ही इनका दो नाम है तो वो देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बन के आएगा री इंट्रेंट एंड रिकर्सिव। ओके, एक्सप्लेन री इंट्रेंट एंड रिकर्सिव विथ डायग्राम, ऐसा आएगा। हाँ, एग्जाम्पल में सिंटेक्स लिखना रहेगा, सिंटेक्स लिखोगे तभी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फाइव का, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन इसके किसके, प्रोसीजर एंड माइक्रो, बस प्रोसीजर एंड माइक्रो, इतना ही करना है आप लोग को यूनिट फाइव से। टोटल दो ये हो गया एंड तीन ये, पांच क्वेश्चन आप लोग को यूनिट फाइव से करना है, इतना ही क्वेश्चन आप लोग को करना है यूनिट फाइव से बस। ओके, इतना करोगे आप लोग का डन, ठीक है। तो इतना कर लो आप लोग, इजिली आराम से पास होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो इतने चीजें पढ़ लो। अभी यूट्यूब पे हम लोग लाइव जा रहे हैं, जो भी चीजें डाउट है या जो चीजें रिपीट करनी है वहां पे जाके देख लो, ठीक है, वो हो जाएंगी। यहाँ आप लोग आधे घंटे का ब्रेक ले लो ताकि आप लोग यूट्यूब पे जाके फिर से वो देख पाओ वो चीजें। जिसको नहीं समझा है, जिसको फिर से समझना है, तो आधे घंटे का आप लोग ब्रेक ले लो। एंड एक बार चाहिए तो आप लोग यूट्यूब के सेशंस पे जाके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो देख के रिपीट कर लो सारी चीजें, ठीक है। जो मैं पॉइंट्स बोला हूँ ऑलरेडी, अगर आप लोग भूल गए हो तो वो वीडियो देख के फिर से वो पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। ठीक, अरे ये कंपेयर करने का तो अजीता बहुत सिंपल कोड है, आप लोग को बस CMP लिखना है। दोनों स्ट्रिंग को आप लोग को बस दो डिफरेंट रजिस्टर में ले लो एंड CMP मार दो, यही करना है। CMP मारने पे अगर आप लोग को कैरी फ्लैग, ये कैरी फ्लैग में अगर आप लोग को क्या मिलता है, जीरो फ्लैग में अगर सेट होता है तो मतलब दोनों सेम है, अगर नहीं मिलता तो दोनों डिफरेंट है। ओके, कल पेपर में पास हो जाओगे यार, बिल्कुल पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस पे ही करते हैं सेशंस को एंड, ठीक है। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। एट देन जाके फटाक से 2x पे फास्ट में जाके वीडियो देख लो एंड इतने भी वो कर दो, क्या बोलते हैं सर पेपर कैसा आएगा, DCN और जावा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। थैंक यू गाइस। कॉन्केटेशन का ऑलरेडी किया है एलेंजा, ये आपको वीडियो देखोगी ना, हम लोग ने किया है वो वीडियो, रिपीट रिपीट अभी डालने वाले हैं, वो चेक कर लो। इवन ऑड वाला आएगा सर, हाँ इवन ऑड का भी एकदम इजी है गौरव। जो हम लोग किए थे ना ये रोटेट वाला किए थे, किसके लिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव के लिए, पूरा एज इट इज कोड सेम है। उसमें भी हम लोग लूप में ROR करते हैं और कैरी फ्लैग में चेक करते हैं वो अफेक्ट हुआ है कि नहीं। अफेक्ट हुआ है दैट मीन्स आप लोग का वो ऑड नंबर है, अगर अफेक्ट नहीं हुआ है दैट मीन्स वो आप लोग का इवन नंबर है, ठीक है। पूरा कोड सेम है, एज इट इज कोड है। अगर आप लोग पॉजिटिव निगेटिव का कोड देखो और आप लोग देखो इसका कोड कौन सा, इवन ऑड का, सेम है सेम। 40 पिन डायग्राम आएगा, हाँ 40 पिन डायग्राम आएगा, पक्का आएगा। 40 पिन डायग्राम आएगा, नहीं तो पिन पूछेंगे, कंफर्म है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 पिन डायग्राम कर लो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सर, लेस नर्वस और वेरी गुड भाई। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो मैं बोला हूँ उसके बाहर से गारंटी नहीं आएगा। सुपर 25 से बाहर से नहीं आएगा, कंफर्म उसमें से आएगा। बस एक बार आप लोग रिपीट कर लो, ओके, ठीक है। 40 पिन डायग्राम का आंसर ग्रुप भेज दो ग्रुप पे, या 40 पिन डायग्राम का आंसर मैं बता देता हूँ चाहिए तो, बट उसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको डायग्राम निकालने आना चाहिए आयुष। वो मैंने ट्रिक ऑलरेडी लेक्चर में बता दिया है कि लेफ्ट साइड 20 पिन क्या रहेंगे, राइट साइड 20 पिन क्या रहेंगे, उसका ट्रिक था। लेफ्ट वाले तो इजी है, राइट वाले को आपको बस 5-6 याद करना पड़ेगा, बाकी सब इजी है। एंड उनका जो आंसर लिखना है, उनका आंसर आप लोग को ग्रुपिंग में लिखना है। जैसे एक एक ग्रुप बन के आएगा AD0 to AD15, तो ये ऐसा नहीं करना कि आपको AD0 को एक्सप्लेन करना है फिर AD1 को एक्सप्लेन करना है, नहीं, AD0 to AD15 डालो हेडिंग और उनको एक साथ एक्सप्लेन कर दो। सर मिन मैक्स पूछेगा, नहीं मिन मैक्स आप लोग को सिलेबस में नहीं है, तो अगर इसका पूछेगा तो बस डिफरेंस पूछ सकता है, बाकी कुछ उसका अलग अलग से नहीं पूछेगा, कम चांसेस है, हाँ बहुत कम चांसेस है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है, तो अगर मिन मैक्स पूछा भी तो बस डिफरेंस पूछेगा, उनका डेफिनेशन एंड डायग्राम नहीं पूछेगा, ओके। तो ठीक है, इस पे करते हैं एंड, मिलते हैं एग्जाम के बाद आप लोग से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सर। DCN और जावा के क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए थे, बहुत टफ आया था पेपर। MIC के क्वेश्चंस आएंगे क्या, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, MIC का जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं सुपर 25 दिया हूँ, जो हम लोग किए हैं उसी में से आएगा। उसके अलावा कुछ सिलेबस में है ही नहीं गाइज, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ, तो बाकी कुछ बाहर से आने का चांस ही नहीं बनता, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो राजवीर ने पूरा यूनिट वाइज डाल दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने ही आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लो। और ये सब क्वेश्चन सुपर 25 में है, तो एक बार फिर से वीडियो जाके देख लो यूट्यूब पे, सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पास हो जाऊंगा ना सर, अरे यार बिल्कुल हो जाओगे यार, बिल्कुल पास हो जाओगे, बट एटलीस्ट इतना करना तो पास हो पाओगे, ठीक है। करना मतलब पढ़ना उतना। बट सर अगर घुमा फिरा के पूछा तो कैसे समझ, घुमा फिरा के पूछा इसलिए तो मैंने सभी क्वेश्चंस का दो दो क्वेश्चन बता दिया आप लोग को कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे पूछेंगे।
तो घुमा घुमा के भी पूछेगा तो भी मैं उसके लिए आप लोग को प्रिपेयर कर दिया हूँ। सर पास होना है सर, आज रात में 3 बजे से पढ़ूंगा सर। अरे सही है, ओवरलोड मत पढ़ लेना कि जो पढ़े वो भी भूल जाना, ठीक है। एग्जाम के 3-4 घंटे पहले तो कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। जो पढ़ना है अभी पढ़ के खत्म कर दो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आपको भी। ओके, आप लोग भी बैठे सर, एक बार 40 पिन डायग्राम भेज दो। मैं भेज दे रहा हूँ विराज, भेज रहा हूँ 40 पिन डायग्राम का डायग्राम भी प्लस उसका आंसर भी भेज ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं राजन सर या मैम को भेजता हूँ, वो लोग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। जैसे 12 बजे तक पढ़ता हूँ और फिर 3 बजे रात से, ओके चलेगा, ठीक है। नीट कंप्लीट करके आना, पता चला आप लोग एग्जाम में सो रहे हो तो ऐसा मत करना, ठीक है। तुरंत तुरंत भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ अभी। एक्सप्लेनेशन भी भेजना, मैं एक्सप्लेनेशन डायग्राम सबके साथ में आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ या तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है। मैं राजन सर को भेजा हूँ, वो लोग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक। ओके सर, फिजिकल एड्रेस में एसए और ऑफसेट में एमएसबीटी कंफ्यूज कर सकता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंस। देखो, आपको एक गिवन रहेगा कंफर्म है, 4 सेगमेंट में से कोई एक सेगमेंट, मतलब या तो कोड सेगमेंट या तो डेटा सेगमेंट या तो एसएस सेगमेंट या तो फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट दिया रहेगा। उसके बाद जो दूसरा दिया वो ऑफसेट ही है। तो हमेशा आप लोग फर्स्ट वैल्यू के एंड में 0 पुट करो या 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस ऑफसेट ऐड कर दो, बस। आईपी या सेगमेंट रहता है, हाँ वही बोल रहा हूँ, आईपी और सेगमेंट रहता है। आईपी मीन्स ऑफसेट और बाकी आप लोग का सेगमेंट रजिस्टर, ओके ठीक है। सारे पिंस एक्सप्लेन नहीं, सारे पिंस जो आप लोग के 40 पिंस है ना गाइस, उसमें तो सब सब ग्रुपिंग वाले हैं। टोटल आपको शायद 20 पिंस या तो 16 पिंस ही एक्सप्लेन करना है। टोटल 16 पिन सब ग्रुप में है, कोई 2 के ग्रुप में है, कोई 4 के ग्रुप में है, कोई 16 के ग्रुप में है। जैसे AD0 to AD15 पूरा 16 के ग्रुप में है। आप लोग का इंटरप्ट 2 के ग्रुप में है, ओके। तो कुछ ग्रुपिंग में है तो 40 पिन नहीं करना है आप लोग को। नहीं नहीं फैज, आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ भी टेंशन मत लो, ठीक है। फिजिकल एड्रेस के बारे में आप लोग बस इतना करना, जो फर्स्ट वैल्यू दिया है उसमें मल्टीप्लाई 10 से करना, बेसिकली लास्ट में 0 ऐड कर देना और प्लस ऑफसेट जो सेकंड वैल्यू दिया उससे उसके साथ एडिशन परफॉर्म कर देना, बस। थैंक यू सर, अच्छा लगा सेशन और आपने इतने डिफिकल्ट टाइम में भी हमें टाइम दिया। अरे थैंक यू गाइस, एक्चुअली मैं गाँव आया था, मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। फैमिली में एक मेंबर ऑफ हो गए थे, इसके लिए मेरे को गाँव आना पड़ा, नहीं तो मैं सेशन क्लास से लेता और अपना डिजिटल बोर्ड अच्छे से लेता। तो कुछ प्रॉब्लम्स था, इसके लिए गाँव आना पड़ा इमरजेंसी में। एंड आप लोग के एग्जाम के लिए हम लोग को लेक्चर लेना ही था, ठीक है। तो आप लोग को भी थैंक यू कि आप लोग ने ऐसा मैनेज किया, ठीक है। तो हम लोग को जितना पॉसिबल हो सका उतना तरीके से हम लोग ये लेक्चर्स लिए, और इसमें मेरा ऑफिस का काम था तो आप लोग को बार बार 10-5 मिनट वेट करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम की हुआ, ठीक है। ओके गाइस, चलो एड्रेसिंग मोड कितना नेसेसरी है। एड्रेसिंग मोड 200% आने ही वाला है, समझा। एड्रेसिंग मोड तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत इजी है एंड बहुत ही अच्छा है यार, तो उसको तो मत छोड़ना। इजी वाले कौन से, इजी वाले जो मैंने डाले हैं सुपर 25 में वही इजी वाले हैं, ठीक है। इजी वाले हो गया इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इन डायरेक्ट, इम्प्लाइड, ये सब इजी वाले हैं। 4 इनफ है, 4 बहुत बहुत इनफ है 4। वेरी थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, अरे थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, जाओ अच्छे से पेपर लिख के आओ एंड कल बताओ कि कैसा पेपर गया, ठीक है। ठीक है, चलो गाइस, तो एंड करते हैं लेक्चर, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा या कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझता है तो राजन सर के थ्रू मुझे मेरे तक रीच करो, मैं उसका आंसर भेजता हूँ। और राजू मैं ये डालता हूँ क्वेश्चन तुरंत, कौन सा, 40 पिन डायग्राम का, ठीक है। हाँ सर, आपने जो अभी सभी चैप्टर से दिया है वही किया तो वो किया तो बस पास हो जाओगे, वो किया तो 40 प्लस आ जाएगा, मतलब 40 to 50 के बीच में रहोगे। और पूरा सुपर 25 किया तो आप लोग 50 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। जो मैंने दिया है बस वो पास होने के लिए, जो अभी दिया लेक्चर में, ठीक है।